नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मेरे पहनावे पे मत जाना। ये वाला पहनावा मैं बहुत ठंड होती है तभी निकालता हूं, और आजकल ज़बरदस्त ठंड है। और जिस घर में मैं रहता हूं, मेरा घर संगमरमर का इसका फ्लोर है, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और आप समझ सकते हैं संगमरमर के जो पुराने मकान होते थे उसमें ठंडक किस तरह वो पकड़ के रख लेते थे। मैं उसी से गुजर रहा हूँ। ज़्यादा देर तक हम लोग कोयले नहीं जला सकते क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है, सिर में दर्द होने लगता है। इसलिए जो अधिकतम गर्म कपड़े मुझे समझ में आए, मैं उसको पहन के पहाड़ पे भी जा सकता हूँ, उनको पहन के आ गया। आप मेरा वीडियो पहनावे के लिए देखने नहीं आए, और मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता है कि मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ उसके कारण आप मेरा वीडियो देखें। मैं सज धज के आता हूँ, बढ़िया कपड़े पहनता हूँ, ड्रेस सेंस ज़बरदस्त है, इस पर मेरा ध्यान कभी नहीं रहा, ना यहाँ रहता है। आज हम बात करेंगे मुल्क से एक गद्दारी की। गद्दारी शब्द थोड़ा भारी हो जाएगा क्योंकि वो जानबूझकर की जाती है। यहाँ पे हमको बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि जानबूझकर देश से गद्दारी की गई है, लेकिन जो कुछ हुआ है उसमें देश का नुकसान हुआ है। बात करेंगे मालदीव की। अभी हाल में जो कुछ रायता हुआ उसको लेकर मैंने वीडियो बनाया था और आपको हूबहू बताया था कि इस मुल्क में क्या होने जा रहा है। अब हम मालदीव के जो हालात देख रहे हैं उसमें वही सब होता दिख रहा है। और जब मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ क्या होता दिख रहा है, उसके साथ में इतिहास भी बताऊंगा। बहुत सारा ऐसा इतिहास जो साबित करता है कि मालदीव में जो कुछ हो रहा है, जो लोग रामराज लाने की बात कर रहे हैं, क्या हम भरोसा कर सकते हैं वो सचमुच रामराज लाएंगे? क्योंकि वो जो कर रहे हैं उसकी झलक आपको इससे मिलेगी। बातचीत शुरू होती है मालदीव से। अभी हाल में मालदीव के साथ में जानबूझकर हमने अपने रिश्ते ख़राब किए हैं। जानबूझकर इसलिए कि जिस तरह की ट्रोलिंग और दूसरी चीज़ें हमने की वो ना की होती तो शायद रिश्ते बच जाते। और वो सब ट्रिगर हुआ प्रधानमंत्री की लक्षद्वीप की यात्रा से। लक्षद्वीप जाते हैं, वहाँ के तट पर प्रधानमंत्री फ़ोटो खिंचाते हैं। मालदीव की अल्टरनेटिव लोकेशन के तौर पर सोशल मीडिया सेल लक्षद्वीप को रखता है, और ये मालदीव को परेशान किया जाता है या छेड़ा जाता है। उस मालदीव को जो पहले से ही भारत से लड़ने को तैयार बैठा है, इंडिया आउट का जिसके यहाँ अभियान चल चुका है, और जिन लोगों ने इंडिया आउट अभियान चलाया था वो सरकार में आ गए। हुआ यह है कि 22 जनवरी की खबर है, मालदीव के किनारे चीन का जासूसी जहाज आकर खड़ा हो गया है। स्पाई वेसल, सभ्य भाषा में लोग इसको रिसर्च वेसल कहते हैं, यानी शोध करने वाला जहाज। ज़्यादातर जासूसी संस्थाएं रिसर्च के नाम पे करती हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भारत सरकार की जो सबसे बड़ी जासूसी संस्था मानी जाती है, वो रिसर्च के लिए है, रिसर्च और एनालिसिस करने के लिए जो काम मैं करता हूँ, इतनी बड़ी संस्था। खैर, तो हुआ ये है कि जियाओ यांग होंग O3, ये वो विमान है, वो पोत है जो मालदीव के तट पे आकर खड़ा हो गया है। अब तट पे आकर खड़ा हो गया है तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? आप कहेंगे हो गया तो हो गया, लेकिन तट पे आकर खड़े होने का बहाना मालदीव और चीन को किसने दिया? ये बहाना हमने दिया संबंध तनावपूर्ण बनाकर, और बाकायदा उस जगह पर जहाँ से हमको स्ट्रेटजिकल बहुत बड़ी ज़रूरत थी, जहाँ पर हमारे रहने की, ये मैंने आपको समझाया था। तो ये जो जहाज़ है ये वहाँ पर खड़ा करने के लिए लंबे समय से चीन कोशिश में लगा हुआ था। चीन आज से नहीं चाह रहा है। मैं आपको ये 2016 की कटिंग बता रहा हूँ। इंडियन एक्सप्रेस है, 19 जुलाई 2016। इसका हेडलाइन है कि नया मेरीन साइंस शिप हिंद महासागर में खड़ा करेगा, बंगाल की खाड़ी में। कौन? चीन। 2014 से वो यहाँ की घात में है। वो यहाँ पर, मैंने आपको बताया कि श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह चाइना का अपना बंदरगाह हो गया एक तरह से। तो चाइना वहाँ खड़ा करने वाला था, और श्रीलंका समझ गया कि भैया यहाँ पर अगर आएगा ये तो श्रीलंका के लिए खतरा खड़ा हो जाएगा, क्योंकि भारत के साथ उसके संबंध खराब होंगे। वो किसी से पंगा लेना नहीं चाहता है। उसने दिसंबर में
अपने एक घोषणा कर दी कि हमारे तट पर चीन का जहाज खड़ा नहीं होगा अगले 1 साल तक। इसका मतलब चीन का जहाज आने वाला था, उसके आने की गंभीरता का श्रीलंका को पता था, और ये नहीं माना जा सकता कि भारत की सरकार को नहीं पता था। ये मैं नहीं मान सकता, दुनिया में कोई नहीं मान सकता कि श्रीलंका को पता हो भारत को ना पता हो। उसने कहा खबरदार यहाँ खड़े मत होइए। 1 साल तक रोक लगाई जाती है किसी भी विमान के खड़े होने के लिए, विमान माफ़ कीजिए, किसी भी जहाज के खड़े होने के लिए। ये पोत उसके बावजूद आया, लेकिन श्रीलंका इनकार कर चुका था। चीन को यहाँ पर पोत खड़ा करना था, क्योंकि चीन के पास भी भारत के बारे में कुछ खबर थी। वो खबर क्या हो सकती है ये मैं आपको बताता हूँ। चीन के पास खबर ये थी कि भारत कुछ ना कुछ ऐसा परीक्षण करने जा रहा है बंगाल की खाड़ी में जिस पे उसको नज़र रखने की ज़रूरत है। इससे पहले जब हम लोगों ने चंद्रयान मिशन और उससे पहले के जो मिसाइल टेस्ट किए थे, तब श्रीलंका के तट पे आकर ऐसा ही एक जहाज़ खड़ा हो गया था, याद कीजिए, मैंने आपको बताया था। अभी जहाज़ आया है और मालदीव के तट पे खड़ा हो गया है। क्यों? श्रीलंका ने मना कर दिया। चीन को जहाज़ लाना ही लाना था। वो बहुत पहले से इस कोशिश में लगा हुआ है, और टाइमिंग अगर आप देखें तो उसको अंदाज़ा था कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। तो भारत क्या बड़ा करने वाला है इन दिनों के अंदर, जब जहाज़ वहाँ जा रहा है। हालांकि मालदीव, देखिए, डिप्लोमेटिक उसमें नहीं कहा जाता आ गया जहाज़, जो बिगाड़ना है तो बिगाड़ लो। मालदीव ने सफाई दी है कि वो कुछ रसद, सामान, आदमी वगैरह उतारने चढ़ाने के लिए यहाँ आया है, यहाँ रिसर्च नहीं करेगा। अब इस बयान की पुष्टि कौन करेगा कि वो सचमुच उसने रिटर्न किया कि नहीं किया, रिसर्च किया कि नहीं किया, जासूसी की कि नहीं की। लेकिन भारत के लिए तारीखें बहुत अहम हैं। तारीखें अहम क्यों हैं इसको आप समझिए। भारत सरकार ने कोई ऐलान नहीं किया है, लेकिन अंदर की खबर जो होती है वो ऐसे पहुंचती है। भारत सरकार, बंगाल की खाड़ी में ऐसी खबरें आ रही हैं, एक नक्शा जारी हुआ इंटरनेट पे, और ये एरिया वार्निंग है भारत की। डेमन सेमन नाम के एक व्यक्ति ने इसको ट्वीट किया है, और वो कह रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी और अरब की खाड़ी पे भारत ने 22, 23, 24, 25 जनवरी को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया है। यानी यह इसके ऊपर से कोई विमान ना उड़े। नक्शे में बाकायदा 2 जगह बताई गई हैं जिस जगह के ऊपर विमान नहीं उड़ना है। यानी यहाँ से कुछ ऐसा ऊपर जाएगा या नीचे ऐसा कुछ होगा जिसको जहाज ऊपर से गुजरने से खतरा हो सकता है। अब आप सोचिए कि ये नो फ्लाई जोन क्यों रखा जा रहा है। तो अनुमान है कि भारत इन जगहों से अपना मिसाइल परीक्षण कर सकता है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, इनके ऊपर से भारत मिसाइल उड़ा सकता है। इसलिए विमानों के आवाजाही पर 4 दिन के लिए मनाही कर दी गई है। 22, 23, 24, 25 जनवरी, 26 जनवरी से पहले के 4 दिन। तो क्या भारत की सरकार चुनाव के मद्देनज़र, देखिए, एयरफोर्स के, मिलिट्री के हेलीकॉप्टर से अगर मंदिर पे फूल बरसाए जा सकते हैं, तो सरकार राजनीतिक हित के लिए कुछ भी कर सकती है। माना जा रहा है कि भारत की जो सरकार है वो हो सकता है कि 26 जनवरी से पहले कोई ऐसा बड़ा मिसाइल परीक्षण या ऐसा कुछ करके दावा करे, जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल भारत के पास है, लेकिन उसने अभी तक कहा है मेरे पास नहीं है, जिसके कारण वाह भाई जय जयकार हो जाए आने वाले चुनाव में। हो सकता है। लेकिन चीन ये बात जानता है जो भारत के लोग नहीं जानते हैं। शायद इसीलिए चीन ने वहां पर आके अपना जहाज खड़ा कर दिया, जासूसी वाला, जिसमें राडार वाडार सब लगे हुए हैं। यानी वो देखेगा कि भारत यहां से कर क्या रहा है, और चीन की जिसमें रुचि हो सकती है उस पर नज़र रखेगा। श्रीलंका जानता था, इसलिए उसने कहा कि भैया यहाँ खड़े मत होना, साल भर के लिए इधर आना ही मत। तो मालदीव में वो खड़ा कैसे हुआ? मालदीव में उस जहाज को खड़े होने की हिम्मत कैसे हुई? वो हिम्मत ऐसे हुई कि चीन के फ़ायदे के लिए, क्या मेरे दिमाग में आ रहा है, क्या हमने चीन के फ़ायदे के लिए मालदीव से संबंध खराब किए?
क्योंकि मालदीव के साथ में तो लगातार सिलसिला चल रहा था। इसी समय पे वहाँ पर जाकर क्यों विराजे, इसी जगह पे सोशल मीडिया सेल ने कैंपेन क्यों चलाया, इसी समय पे भारत के संबंध मालदीव के साथ खराब क्यों हुए? क्या हम चाहते थे कि उसको मालदीव को मौका मिल जाए? और अगर नहीं चाहते थे तो आपने कितनी बड़ी गलती की। आपके पास इनपुट्स नहीं थे, आपको अंदाज़ा नहीं था, आपको पता नहीं था कि जिस समय आप कुछ प्लान कर रहे हैं उसी समय पे चीन भी आने का प्लान कर रहा है। श्रीलंका को पता है, आपको नहीं पता है। अब एक शक खड़ा होता है, उस शक की कोई दवा नहीं होती है कि लुकमान के पास में। मेरे शक की भी दवा नहीं है, लेकिन है शक, गलती होगा। मैं आपको बता दूं, जिस जहाज़ की बात हो रही है वो दुनिया भर में ऐसी जा के जासूसी करता रहता है। ऑस्ट्रेलिया के तट पे भी चला गया था 20 में, उसको लेकर भी तब बड़ी सारी कवरेज वगैरह वहाँ पे हुई थी। अब आपको मैं बताता हूँ एक खबर जो इस बीच में आई थी, इस पूरे मामले से पहले। खबर आती है 5 जनवरी 2024 को। 5 जनवरी को आरएसएस के मुख्यालय में चाइनीज़ डेलीगेशन जाता है। एक बात बता दूं, कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, कितना भी जूम आ जाए, गूगल आ जाए, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, मोदी जी जैसे लोग, बड़े बड़े लोग जो होते हैं, वो 1 to 1 खड़े होकर ही मीटिंग करते हैं, और मीटिंग भी खुले मैदान में घूम घूम के करते हैं। चाहे वो समुंदर के तट पे खड़े होकर नेतन्याहू से मोदी जी ने मीटिंग की हो, पेगासस वाली याद कीजिए, या फिर ओबामा को चाय पिलाने के बाद दिल्ली में हैदराबाद हाउस में मोदी जी घूमे हों। ये लोग अलग ही घूमते हैं। तो आज जो कहा जा रहा है कि वो कैंपस देखने आए थे, हो सकता है कि वो व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात करने आए हों चीन के लोग, चीन के दूतावास के लोग। और जिस संस्था ने बुलाया है वो लगातार पहले राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगा चुकी है कि वो चाइनीज़ एम्बेसी के अंदर जाके क्यों मीटिंग कर चुके हैं, मीटिंग में हिस्सा ले चुके हैं। इससे अंदाज़ा लगता है। मैंने 30 अगस्त को 2023 में एक वीडियो बनाया था जिसमें बहुत बारीकी से आपको बताया था कि आरएसएस के साथ में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के संबंधों का पुराना इतिहास क्या है। मेरे कम्युनिटी टैब में आप जाएंगे तो अभी 2-4 पोस्ट के नीचे ही आपको वीडियो मिल जाएगा। अभी हाल में मैंने इस घटना के बाद ही उसको पोस्ट किया था। इतना बता दूं, सबसे पहले 60 में जब नेहरू जी ने चीन के साथ में 62 की जो लड़ाई हुई थी, नेहरू जी ने बिल्कुल चीन के साथ रिश्ते तोड़ दिए थे, सारा डिपार्टमेंट क्लोज कर दिया था, कोई मतलब ही नहीं था चीन से बात ही नहीं करनी। उसके बाद 79 में जैसे ही आरएसएस के हाथ में पावर आती है, अटल बिहारी वाजपेयी सबसे पहले जाते हैं और वहाँ दोस्ताना बढ़ाते हैं चीन के साथ में। और उसके बाद में जो है वो बहुत अच्छी तरह से बहुत सारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं और नेगोशिएशन शुरू होते हैं। 96 में भारतीय जनता पार्टी के जना कृष्णमूर्ति बीजेपी के चीफ थे, चीन जाते हैं और बीजेपी और चाइना के लोगों के बीच में, भारत नहीं, बीजेपी और चीन के लोगों के बीच में, पार्टी और उनकी सरकार के बीच में मीटिंग होती है। संबंध बढ़िया बनाए जाते हैं। वो संबंध जो अटल जी की पावर से बाहर होने के बाद खट्टे हो जाते हैं, वो मीठे होने लगते हैं। 2003 में फिर वाजपेयी जी जाते हैं और उसके बाद में 1 दशक के बाद कोई प्रधानमंत्री गया होता है। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि चीन को कोई घास नहीं डाल रहा होता है। जब भी ये होते हैं पहुंच जाते हैं। उसके बाद में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, कॉपरेशन वगैरह की बात होती हैं और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स बनाए जाते हैं, विशेष प्रतिनिधि भारत की तरफ से और चीन की तरफ से, जिसमें सबसे विश्वस्त अधिकारी मोदी जी के ब्रजेश मिश्रा और भारत के पहले स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, विशेष दूत, विशेष प्रतिनिधि चीन के साथ में बॉर्डर पे बात करते हैं। और ये एक नया सिलसिला अटल जी फिर शुरू करते हैं। किसके साथ में? चीन के साथ में। वाजपेयी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, संबंध अच्छे करते हैं। इसके बाद में बीजेपी और आरएसएस का जो डेलीगेशन है, अच्छा, अटल जी के हटते ही फिर प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाती है। लाल आंख चीन वगैरह वगैरह बात करने वाले लोग हैं। बीजिंग और शंघाई में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जाता है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मिलके आता है।
इसमें बहुत सारे नेता होते हैं, यहाँ के सुब्रमण्यम स्वामी भी होते हैं, दूसरे बहुत सारे लोग होते हैं, और ये लोग तय करके आते हैं कि हम जो है वो चीन के साथ में कम्युनिस्ट पार्टी और भारत की जनता पार्टी आरएसएस अपने अनुभवों का आदान प्रदान करेंगे, सीखेंगे। जब ये वहाँ जाते तो वहाँ सीख के आते हैं, इंटरेक्टिव सेशन होता है, और ये तय होता है दोनों पार्टियों के बीच में कि आना जाना लगा रहेगा। एक समझौता होता है कि हम तुम्हारे से मिलेंगे, तुम हमसे मिलना, और अपने विचारों का आदान प्रदान करते रहेंगे। रिकॉर्ड पे है। अगर आप और आगे थोड़ा जाएं तो यही नेहरू थे जो चीन को घास नहीं डालते थे, और इसके बाद में अब मोदी जी के युग में जो हुआ, झूले झूले गए, वो सब चीज़ें आपको बताएं। उस पे जाके टाइम ख़राब नहीं करूँगा। अगर आप उस वीडियो पे जाएंगे और डिटेल मिलेंगे आपको। तो आप ये समझिए कि एक एंगल आप ये जोड़ सकते हैं, अगर जोड़ना चाहें, शक्की हो तो शक कर सकते हैं कि चीन के साथ, कि चीन के जहाज़ को जो हमारे देश की जासूसी करने आ रहा था, आने का क्या हमने मौका दिया? हमने ऐसे हालात पैदा किए कि जिसको कोई पूछ नहीं रहा था उसको ठौर मिल गई, वो जगह मिल गई जहाँ से खड़े होकर हम जासूसी करते थे उसकी और श्रीलंका की, वहाँ पर वो खड़ा होगा। मालदीव को हमने बहाना दिया, मौका दिया, और इस प्रोसेस में हमारे प्रधानमंत्री जी भी शामिल थे, क्योंकि वो लक्षद्वीप पर गए, उसी से ये पूरा रायता शुरू हुआ। क्या समझा जाए, क्या कहा जाए? बात यह है कि इतने बड़े बड़े नीतिगत गलत फैसले, मैं इसको गलत फैसला ही कह रहा हूं, क्योंकि मैं इसको साजिश और षड्यंत्र कहूँगा तो ये बहुत ऐसी चीज़ है जिसको कोई भी साबित नहीं कर सकता, तो मैं भी साबित नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसके बारे में कोई दावा नहीं करता हूँ। मैंने आपके सामने कुछ घटनाएं डाल दी जो आप जानते हैं, तो मैं कहूँगा ये कितना खतरनाक गलत फैसला था, एक बुरा फैसला था। जिस फैसले की ताक में बैठा हुआ था मालदीव, उसके मंत्रियों ने बदतमीजी की ताकि इंडिया और उकसे, और हमारी आईटी सेल, हमारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने इसको जानबूझ के और ख़राब किया। नतीजे आपके सामने हैं। अगर ये जानकारी सही है तो भारत अपने मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है या कुछ और करने जा रहा है। नीचे चीन खड़ा होकर देखेगा क्या क्या ये कर रहे हैं। इतनी सी बात है, लेकिन ये इतनी सी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। नमस्कार, जय हिंद।